चलिए अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में, जो इसके एग्जैक्टली 20 साल बाद आया। ये एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस एक्ट के आने के बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को काफ़ी हद तक कर्ब करने लग गई थी। मतलब जैसे ही 1813 का एक्ट आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू ख़त्म कर दिया। अब सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए इंडियन मार्केट ओपन था फॉर ट्रेड। बट एक चीज़ और थी कि द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेंटेन्ड फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। सो बेसिकली पूरी तरह से कर्व नहीं किया था, लेकिन उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया था। पहले हमने बात की कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उनको रेगुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और अब इनकी पावर को भी धीरे धीरे, इनके रूल को भी कर्व करने की शुरुआत हो चुकी थी। इसके अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था 1813 के एक्ट में, वो ये था कि इनकी ये जो बची कुची मोनोपोली है इसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया अप टू 1833। इसके अलावा इसमें एक और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था वो ये था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा एजुकेशन पे फोकस करने लगी थी। मतलब अब इस एक्ट के बाद से एनुअली 1 लाख रुपए का फंड जो है वो एलोकेट किया गया इंडियन लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए और वेस्टर्न साइंस एंड नॉलेज को प्रमोट करने के लिए विद इन दी रेजिडेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी। इसी एक्ट में जो एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था वो ये था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट मिशनरीज़ को भेजने लगी थी, बेसिकली क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, फॉर द पर्पज़ ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल। बट बेसिकली ऐसा लगता है कि वो शायद कन्वर्जन्स करना चाहते थे। और इस एक्ट के थ्रू भी थोड़ा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश ने कंटिन्यू किया, इन द फॉर्म कि अब उन्होंने परमिट कर दिया कि ब्रिटिश टेरिटरी के रेजिडेंट से टैक्सेस कलेक्ट किए जा सकते थे, और टैक्सेस ना देने की सूरत में पनिशमेंट्स दी जा सकती थी उन लोगों को जो टैक्सेस ना पे करते। और इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को और ज़्यादा कर्ब करना चाहती थी। सिंपली दे स्टार्टेड टू एजर्ट द अथॉरिटी ओवर दी कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। बेसिकली अब ब्रिटिश क्राउन अपनी सॉवरेनिटी इंट्रोड्यूस करता है